स्वागत है। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के पेपर सेकंड में प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हम पहली यूनिट को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर मेन 3 टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन और तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इसमें हम सबसे पहले इस विषय को ही ले रहे हैं वाटर को, जिसके अंदर जल की क्या संरचनाएं हैं, जल की क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जल से जुड़े हुए जो 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, पारगम्यता, मिश्रण, परासरण, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। बाकी बचे हुए जो विषय हैं जो इसी जल के विषय से जुड़े हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी आज हम अपना जो पूरा अध्ययन है पहली यूनिट में जो वाटर विषय है, वाटर टॉपिक है, उसी पर हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखने के लिए ये बताया गया है डायरेक्टली। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहला कि जल ही जीवन है। ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जल ही जीवन होने का तात्पर्य क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि जल ही जीवन है? ऐसा क्या बात है कि हमने ये नहीं कहा कि भोजन जीवन है, हमने जल के लिए जीवन का शब्द, ये लाइन हमने जल के लिए लिखी कि जल ही जीवन है। वो इसलिए कि कुछ विशेषताएं जल में ऐसी हैं जो अन्य किसी पदार्थ में नहीं है। वो विशेषता ही हैं जो जीवन का निर्धारण कर रही है। उन्हीं विशेषताओं के कारण ही जीवन संभव हो पाया है। वो पदार्थ जो जीवन को संभावना को तय कर रहा है, इसीलिए कहा गया जल ही जीवन है। अब हम उसकी संरचना और विशेषताओं पर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमें ये क्लियर हो पाएगा कि हमने बहुत बार ऐसा क्यों कहते हैं। जल की संरचना में हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक इस प्रकार की संरचना वाला अणु का निर्माण करते हैं, एक ऐसी यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम जल कहते हैं। इसके अंदर जैसा कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं sp3 संकरण होता है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा है। ये वास्तव में एक सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन अधिक विद्युत ऋणता के कारण यह इस बंध में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इसी कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश दिया जाता है। और हाइड्रोजन की हम बात करें तो इधर आंशिक धनावेश आ जाता है। ये आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश, इसे ये सहसंयोजी यौगिक है, sp3 संकरण है, ये सब होते हुए भी इसको ध्रुवता प्रदान कर देते हैं, पोलैरिटी प्रदान कर देते हैं। और ये ध्रुवता, इसको हम सरल रूप में दिखाएं तो इस प्रकार का एक यौगिक का निर्माण कर देते हैं जो द्विध्रुवीय यौगिक है, जिसमें एक तरफ आंशिक ऋणावेश, दूसरी तरफ आंशिक धनावेश है। हम ये जानते हैं sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 105 डिग्री का कोण हमें मिलता है। इस संरचना के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? ये संरचना हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि जल में किस किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि इस ध्रुवता के कारण प्रभाव ये पड़ा कि एक हाइड्रोजन का अणु दूसरे हाइड्रोजन के अणु की तरफ बड़ी मजबूती के साथ जुड़ाव करता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश को विपरीत आवेशी होने के कारण आकर्षित करते हैं। ये इस प्रकार के जुड़ाव के कारण जल के अणुओं की एक जालनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है और ये जालनुमा संरचना जल के अणुओं के बीच में एक मजबूत सहसंयोजन बल पैदा कर देती है। ये सहसंयोजन बल जल के अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। अब इससे भी क्या फर्क पड़ता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि जब जल के अणु एक अणु से दूसरा अणु इस प्रकार जुड़ा हुआ होगा तो हम जानते हैं कि पौधे में जल जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसमें बड़ी आसानी रहती है। ये सहसंयोजन बल ही है जो जल को ऊपर, जिसे हम रसारोहण के रूप में आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें मदद करता है। दूसरा, ये ध्रुवता इसे एक गुण और प्रदान करती है। वो गुण ये है कि कोई भी प्रकृति में ऐसा विलायक मौजूद नहीं है जो ध्रुवीय पदार्थों को भी घोल सके, अध्रुवीय पदार्थों को भी घोल सके और आयनिक पदार्थों को भी घोल सके। ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं। जल ही एकमात्र ऐसा विलायक है, ऐसा पदार्थ है जो ध्रुवीय, अध्रुवीय और आयनिक यौगिकों को अपने अंदर घोल सकता है। जैसे हम देखें कि शर्करा, शक्कर, चीनी, ये एक कार्बनिक पदार्थ है।
ये एक अध्रुवीय कार्बनिक विलायक में आसानी से घुल सकती है, लेकिन जल इसको घोल सकता है, जबकि वो कैसा है, ध्रुवीय है। हम देखते हैं नमक को, नमक एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में बड़ी आसानी से घुलते हैं, और हम देखते हैं नमक पानी के अंदर बड़ी आसानी से घुल रहा है। इसीलिए यह सर्वोत्तम विलायक के रूप में है, और इसीलिए कहा जाता है कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सोलवेंट है। अब यूनिवर्सल सोलवेंट होने का लाभ क्या है? हम जानते हैं कि जीवन का भौतिक आधार, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी पदार्थ जल के अंदर घुलित हो सकते हैं। ये क्वालिटी ही है जल की जो जीवन को संभव बना पा रही है। क्या ऐसा कोई दूसरा विलायक हो सकता है जो इन सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल सके? तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये चीज कहानी कहना कि जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सही है। तो सार्वत्रिक विलायक की बात हमें समझ में आ रही है, और हमें ये बात भी समझ में आई कि इसके कारण इसमें सहसंचरण बल होता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से गुण होते हैं जल में? हमने ये बात पढ़ी है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा ऊंची होती है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने से क्या फायदा हुआ कि जल देरी से गर्म होगा, और जब गर्म जल है तो उसको ठंडे होने की बात आएगी तो धीरे धीरे ठंडा होगा। और इसका हम उदाहरण भी देखते हैं, जब सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं तब क्या करते हैं? तब फसल को पाले से बचाने के लिए जमीन में जो सिंचाई है वो कर दी जाती है, पानी दे दिया जाता है। उससे क्या होगा? पानी लेट ही ठंडा होता है और लेट ही गर्म होता है, मतलब टाइम लेता है इन चीज़ों में। और जो टेम्परेचर का डाउनफॉल हो रहा है, उतनी स्पीड से डाउनफॉल यदि किसी जमीन में सिंचाई कर दी जाएगी वहाँ पर नहीं होगा, और पौधे पालने से बच जाएंगे, यानी उनकी डेथ नहीं होगी। और इसके अलावा और क्या गुण है? इसके अलावा एक गुण और है, वो है कि इसकी संगलन की विशिष्ट ऊष्मा, यानी यदि बर्फ है इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है। इसके कारण यदि बर्फ जो बनने की प्रक्रिया है उसमें भी टाइम लगता है, वाष्प बनने की प्रक्रिया है उसमें भी टाइम लगता है। इन सारी गतिविधियों का संकलन इस प्रकार कर सकते हैं कि ये सारे गुण हैं जो जल को ऐसी विशेषताएं प्रदान करते हैं जिसके कारण जीवन संभव हो पाता है। तो हमने देखा, इसकी संरचना देख ली, हम इनकी विशेषताओं की बात कर रहे थे जल की, उसको हमने देखा। और यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ और देखते हैं कि यदि किसी पौधे को या किसी फसल को हम सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि यदि सब्जी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हमें एकदम ताज़ा और स्फीत दिखाई देती है, यदि पानी की मात्रा कम है तब हमें वो मुरझाई हुई दिखाई देती है। यदि जल की मात्रा पर्याप्त होती है तब उनकी कोशिकाओं में अत्यधिक स्फीति होती है, तनाव होता है, और वो एकदम मतलब फैली हुई अवस्था में रहते हैं। इस स्फीति का लाभ क्या है? जब बीज अंकुरित होगा वह जमीन के अंदर अपनी जड़ें आगे निकालेगा। जब वो अंकुरण के दौरान जड़ें जब जमीन की तरफ जा रही होंगी, वो तभी जमीन की उस सतह को भेदते हुए नीचे की तरफ जा सकती हैं यदि वो अत्यधिक स्फीत अवस्था में। यदि वो मुरझाई हुई अवस्था में होंगी तो वो जमीन को भेद ही नहीं सकती। तो ये जो स्फीत अवस्था के कारण ही जड़ें हैं वो जमीन के अंदर जा पा रही हैं। स्फीत अवस्था के कारण ही जो शुरुआत में अंकुरित होने वाली पत्तियां हैं वो बाहर निकल पा रही हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें भी हम देखेंगे कि वहां पर जो एक सक्रिय फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक सक्रिय प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम देखते हैं। वहां पर जो जल है वो हाइड्रोजन दाता की तरह काम करता है। वहाँ हम देखेंगे अनेक एंजाइम्स में जब एंजाइम एक्टिविटी होगी किसी भी क्रिया को करने के लिए, वहाँ पर जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी। तो ये सारी गतिविधियाँ जल को विशेषताएं प्रदान करती हैं। ये हमने पहला टॉपिक देख लिया। अब हम देख रहे हैं इसके आगे के जो सब टॉपिक है, पारगम्यता, विसरण और परासरण, कि पारगम्यता क्या चीज होती है। पारगम्यता परमिएबिलिटी किसी पदार्थ का गुण है कि यदि कोई पदार्थ ए, ये कोई पदार्थ है ए,
इसके अंदर से पदार्थ बी पदार्थ को जाने दे रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ये ए पदार्थ पारगम्य कहलाएगा। किसके लिए, बी के लिए। और ए पदार्थ का यह गुण जो उसको पार जाने दे रहा है वह पारगम्यता कहलाता है। हम देखेंगे कि जितने भी विलयन होते हैं उन विलयन यानी सॉल्यूशन का निर्माण किससे हुआ है, सॉल्यूशन यानी विलयन कोई भी विलयन का निर्माण होता है एक विलायक और उसके अंदर मिलाए गए विलेय के द्वारा, और इन दोनों विलेय और विलायक के मिलने से जो पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे हम विलयन कहते हैं। अब हम आगे के जो कॉन्सेप्ट है पारगम्यता, विषण, प्राशन, ये सभी इस विलयन के कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पारगम्यता के आधार पर तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। पहला, पदार्थ पार पर जा सके, हम बोलेंगे ये पारगम्य है। क्या है, पारगम्य। ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ पार पार नहीं जा सके, तो हम बोलेंगे क्या है, यह झिल्ली इस पदार्थ के लिए अपारगम्य है। एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है जिसमें कुछ पदार्थों को तो ये जाने दे और कुछ पदार्थों को नहीं जाने दे। ये जो तीसरी स्थिति होती है इसे हम कहते हैं अर्धपारगम्यता। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्यता। अब इन तीनों के अंदर को समझते हैं। हम जानते हैं कि विलयन किससे मिलकर बना है, विलायक और विलेय। उदाहरण के लिए विलायक मान लो क्या है, जल, और विलेय मान लो क्या है, नमक। यदि हमने पानी में नमक मिला दिया तो जो नमकीन घोल तैयार हुआ है वो क्या है, विलयन। यदि कोई पदार्थ नमक, एक साइड में नमक का घोल है, उसमें पूरे नमक के घोल को आर पार जाने दें, यानी पानी के अणु भी जाएं और नमक के अणु भी आर पार जा सके, तो ऐसी झिल्ली पारगम्य कहलाएगी। दूसरी स्थिति, यदि एक तरफ घोल है और जो पदार्थ ए है वो उसमें से उस घोल को नहीं जाने दे, यानी न तो विलायक को पार जाने दे रहा है न विलेय को पार जाने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति कहलाएगी अपारगम्य। और तीसरी स्थिति होती है अर्धपारगम्य। यह पदार्थ केवल विलायक को तो जाने दे, मतलब जल के अणुओं को तो पार जाने दे लेकिन नमक के अणुओं को ना जाने दे। यह तीसरी स्थिति क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य। इसके अलावा एक चौथी अवस्था और होती है जिसे हम कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य, अब हम इसकी बात करते हैं। चयनात्मक पारगम्य जो भी झिल्ली या पदार्थ होते हैं वो अर्धपारगम्य ही होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धपारगम्य, यानी वो विलायक के अणुओं को तो पार जाने देंगे और विलेय के अणुओं को रोक लेंगे, लेकिन चयन करेंगे जो रोके गए विलेय के अणु हैं उनमें से कुछ अणुओं को तो आज़ादी होगी आर पार जाने की और कुछ अणुओं को नहीं जाने देंगे। हम देखते हैं जीवित तंत्र में, हम चाहे पौधों की बात करें या प्राणियों की बात करें, जीवित तंत्र में कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, जिसे जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। उसमें जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आसानी से जा सकते हैं क्योंकि ये भी अर्धपारगम्य। लेकिन अन्य पदार्थों के अणु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रोटीन, या इस प्रकार के बहुत से पदार्थ हो सकते हैं, उनमें से कुछ पदार्थों को तो आर पार जाने दे और कुछ पदार्थों को नहीं जाने दे। तो ये क्योंकि चयन, झिल्ली के द्वारा चयन किया जा रहा है कि कौन से पदार्थ आर पार जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, हमने इसको क्या नाम दिया, चयनात्मक पारगम्य। इसके बाद का जो विषय है हमारा वो है विषण। विषण क्या है, यदि किसी पदार्थ की किसी स्थान पर सांद्रता में अंतर है कि यहाँ पर कोई पदार्थ है उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर नहीं है, तो ये पदार्थ चाहे वो ठोस के रूप में हो, तरल के रूप में हो या गैस के रूप में, ये पदार्थ इस सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की गति क्या कहलाती है,
विसरण है। विसरण में जब ये पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति कर रहे होते हैं, तब हम देखेंगे कि ये आसपास मौजूद अन्य पदार्थों पर एक दबाव क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये तो फुल स्पीड से भागेंगे कि उधर भी जगह उधर भी जगह, और इस स्थिति में ये अपने आसपास जो दूसरे पदार्थ हैं उन पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और इन विसरण की गतिविधि के दौरान ये जो क्रिएट होने वाला प्रेशर है इसे हम बोलते हैं विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब कहते हैं। अब ये इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि कमरे में एक साइड में हमने मान लो अगरबत्ती जलाई, तो क्या अगरबत्ती का जो धुआं है वो उसी स्थान पर रहता है या पूरे कमरे में फैल जाता है? वो पूरे कमरे में फैल जाता है। किस फिनोमिना के तहत फैलता है? उसी फिनोमिना को हम कहते हैं विसरण, जिसमें चाहे हवा चले या नहीं चले, लेकिन जो अगरबत्ती के धुएं के जो कण है वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, क्योंकि उस तरफ सांद्रता ज्यादा है, इधर की तरफ चलने पर सांद्रता कम थी, तो वो कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अगला जो विषय है वो है परासरण। परासरण मतलब ओस्मोसिस। इसको समझते हैं। ओस्मोसिस या परासरण कुछ भी नहीं है, परासरण भी एक प्रकार का विसरण है। क्या है? विसरण। परासरण भी एक प्रकार का विसरण होता है, लेकिन कैसा विसरण? विसरण में हम क्या देखते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यदि पदार्थों का परिवहन होता है विसरण कहलाता है। परासरण फिर अलग नाम क्या है, क्यों है? इसलिए है कि इसमें दो चीजों का अंतर है कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाला अभिगमन किससे होते हुए? यदि अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए होगा तो ऐसा विसरण क्या कहलाएगा? ऐसे विसरण को हम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। अब आगे की कक्षाओं में हम परासरण दाब, विसरण दाब, न्यूनता इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो विषय था ये कंप्लीट होता है।